हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम अब कुछ ही दिन बचा है, मतलब आपका 10वीं क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 2 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इन एक वीक में बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में सीधा आपको बेनिफिट मिल सके और आप अच्छा से अच्छा मार्क्स कर सकें। तो कम समय में भी आप इन वीडियोस के माध्यम से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हो। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप इस बचे हुए टाइम को कितने अच्छे से यूज़ करते हो। यदि आप एक साल तक भी यदि नहीं पढ़े होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ज़रूरत है अच्छे से मोटिवेट होकर पूरे के पूरे इस टाइम को स्टडी में लगाना। और यदि इस टाइम में यदि आप अच्छे से पढ़ ले तो एक बात गारंटेड है कि यदि कोई एक साल तक अच्छे से मेहनत किए हैं और आप इस एक टाइम में एक साल की इतना मेहनत कर रहे हो, तो दोनों का जो मार्क्स रहेगा जरूर इक्वल दिखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमको मिला है साइन 90 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है साइन 90 माइनस थीटा। तो चलिए शुरू करते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन का। पहला नंबर का क्वेश्चन साइन 90 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखिए। तो आपको फार्मूला सीधा पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा, जब 90 आ गया, एक बात समझिएगा, 90 आ गया मतलब वो सामने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप को बदल देता है। मतलब जो साइन है वो बदल जाएगा। इसमें साइन का रूप बदलता है कॉस में, कॉस का रूप बदलता है साइन में। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा तो आप उसको बना नहीं पाओगे। तो मैं वैसे भी अपने वीडियोस में या शॉर्ट्स में पूरे अध्याय का जो महत्वपूर्ण फार्मूला, जितना भी फार्मूला है सबको मैं डाल दिया हूँ। तो वहाँ पर से भी आप हर एक चैप्टर का हर एक फार्मूला अच्छे से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। तो आप जरूर वहाँ जाइएगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का जो फार्मूला है उसको मैं लिखा हूँ, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन का रूप बदलता है किसमें, कॉस में। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बटा कॉस थीटा, क्योंकि जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा है। मतलब सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। मतलब मैंने यहाँ पर 2 काम एक साथ कर दिया। देखिए साइन को बदल दिया कॉस में और सेक को बदल दिया 1 बटा कॉस में, प्लस यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा। मैं बताया था साइन का रूप बदलता है कॉस में और कॉस का रूप बदलता है साइन में। तो कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र हो जाएगा साइन थीटा। और यहाँ पर जो हमको कोसेक दिखाई दे रहा है, कोसेक उल्टा होता है किसका, साइन का। तो हम कोसेक को लिख देते हैं 1 बटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर का कॉस थीटा और नीचे का कॉस थीटा दोनों कट गया, और वैसे यहाँ पर का साइन थीटा और नीचे का साइन थीटा दोनों भी कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर का बचा है 1 धन, यहाँ पर फिर से बचा हमारे पास 1 और 1 और 1 मिला के क्या हो जाएगा 2, और ये 2 हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें हमको मिला है अगला क्वेश्चन, एक रेखा बिंदु 1, 2 और 5, 10 से होकर गुजरती है। तो इसका हमको निकालना है ढाल। मतलब एक रेखा है वो 2 बिंदुओं से गुजर रहा है और हमको निकालना है ढाल। तो ढाल निकालने का सूत्र आपको पता होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब दोनों फार्मूला, दोनों जो हमको बिंदु मिला वहां से प्राप्त करेंगे x1 y1 x2 y2। तो चलिए बिंदु क्या क्या मिला है, 1, 2, 5, 10। पहला बिंदु मिला है क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, ये हमारा पहला बिंदु मिला है, व 5, 10 ये हमारा दूसरा बिंदु मिला है। हमको निकालना है क्या, ढाल। ढाल को ही हम कहते हैं प्रवणता। यदि कहीं पर यदि ढाल को या प्रवणता देखने को मिले तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ढाल ही क्या कहलाता है, प्रवणता। तो ढाल हमको करना है ज्ञात। तो हमको पहले बिंदु से प्राप्त होगा x1 और y1। याद रखिएगा बहुत से बच्चे क्या करते हैं x1 x2 y1 y2। याद रखिएगा कोई भी बिंदु का निशान है मतलब उसमें पहला मान रहेगा x का और दूसरा मान रहेगा y का। मतलब एक मान रहता है हमेशा भुज और दूसरा मान रहता है कोटि। तो चलिए यहाँ पर x1 मान हो जाएगा 1 और y1 मान हो जाएगा 2। x1 बराबर 1, y1 बराबर 2 और x2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 और y2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 10। अब देखिए हमको x1 y1 x2 y2 सबका मान प्राप्त हो गया। अब हमको लगा देना सीधे सीधे ढाल का सूत्र। तो ढाल बराबर
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखते हैं y2 का मान यहाँ से मिला है 10 ऋण y1 का मान मिला है 2 बटा x2 का मान मिला है 5 ऋण x1 का मान मिला है 1। अब बस घटा दीजिए तो 10 में 2 घटा आ जाएगा हमारे पास 8 बटा 5 में घटा 1 तो आ गया हमारे पास 4। तो 8 बटा 4 तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 मतलब 2 बटा 1 और 2 बटा 1 मतलब सिर्फ 2 और ये 2 है वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं ढाल। अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमको मिला है यदि भाजक 3x धन 1 भागफल 2x ऋण 1 शेष पर 4 हो तब भाज्य ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए अध्याय 1 का फार्मूला क्वेश्चन जिसमें हमको भाज्य बराबर सूत्र मिलता है तो उसको मैं लिख दिया हूँ अपने शॉर्ट्स में जो अध्याय 1 के लिए बनाया हूँ। तो उसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो हमको सभी का मान तो दे दिया गया है। भाजक का मान मिला है 3x धन 1 क्वेश्चन नंबर 3। भाजक का मान मिला है 3x धन 1 और हमको मिला है भाज्य बराबर भागफल बराबर 2x ऋण 1 भागफल बराबर 2x ऋण 1 और शेषफल बराबर ये हमको मिला है 4। शेषफल मिला हमको 4। देखिए सबका मान मिल गया ना, भाजक का मान भी मिल गया, भागफल का मान भी मिल गया और शेषफल का मान। हमको निकालना है क्या, भाज्य निकालना है। तो भाज्य निकालना है तो आपको याद होना चाहिए भाज्य का सूत्र। तो भाज्य का सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये हमको याद होना चाहिए। यदि ये फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से हल कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए अब हमको बस मान रखना है भाजक का मान मिला है 3x धन 1 गुणा भागफल का मान मिला है देखिए 2x ऋण 1 धन शेषफल का मान हमको मिला यहाँ पर से 4। तो सबका मान मिला क्या, बस अब क्या करना है इसका गुणा दोनों के साथ फिर दूसरे का गुणा भी दोनों के साथ, बस हमको गुणा करना है। 3x गुणा 2x करेंगे तो 3 दूनी 6 और x गुणा x करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग। बहुत बच्चे क्या करते हैं 3x और 2x को जोड़ देंगे 5x, या तो क्या करेंगे 3x और 2 3 दूनी 6 करेंगे और x और x मिला के फिर से 2x कर देंगे। मतलब थोड़ी थोड़ी गलतियां होता रहता है, उसको आपको ध्यान समझना है। 3 दूनी 6 x गुणा x करेंगे तो x का वर्ग। अब 3x गुणा करेंगे ऋण 1 के साथ तो ऋण 3 एकम 3x क्योंकि प्लस और माइनस से गुणा होता है माइनस और प्लस प्लस से गुणा हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1 गुणा 2x करेंगे तो हो जाएगा 2x। अब प्लस और माइनस से गुणा हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1 एकम हो जाएगा 1 और पहले से हमारे पास कौन बचा है धन में बचा है हमारे पास 4। अब हम आगे बढ़ते हैं 6x का वर्ग। अब वर्ग वाला पद और है क्या, नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x का वर्ग। अब 3x वाला देखिए और 2x वाला को ध्यान दीजिएगा, 3x का चिन्ह है माइनस और 2x का चिन्ह है प्लस और एक यदि माइनस और एक यदि प्लस है तो घटेगा। ध्यान दीजिएगा, एक यदि माइनस एक प्लस है तो घटेगा और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का। तो 3x में 2x घटाएंगे तो आ जाएगा सिर्फ x, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना मतलब लग जाएगा यहाँ पर माइनस, 3 बड़ा है ना। अब 4 में घटेगा 1, सेम प्रोसेस, एक माइनस और एक प्लस है तो 4 में 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा 3 और चूंकि चिन्ह बड़ी संख्या का मतलब बड़ा कौन है 4 है तो यहाँ पर चिन्ह लग जाएगा प्लस का। तो ये हो गया हमारा आंसर, यही हमारा है भाज्य। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी हल कर दिया। अब बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमको मिला है निम्न कथन को समीकरण के रूप में लिखे। एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले 6 गेंदे 3900 रुपये में खरीदी, वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। इसके लिए हमको बनाना है समीकरण। अब याद रखिएगा, यदि आपको क्वेश्चन में समीकरण बनाने के लिए बोला जाए और 10 गेंद 15 गेंद या 20 बैट ये सब चीज़ें दिया है तो आपको इतने सारे में जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, एक के लिए मानना पड़ेगा। अब यही बारी बात समझिए, आपके पास है एक पेन और उस एक पेन का कीमत है 5 रुपये। एक पेन का कीमत कितना है 5 रुपये। अब मैं बोलूँगा कि आपको 10 पेन खरीदना है तो समझिए कितना रुपये आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा कितना 50। आपने क्या किया फटाक से बता दें कि हमको 50 रुपये देना है, क्योंकि एक पेन का जो कीमत है उसको जितना पेन हम खरीद रहे हैं उससे क्या कर दिए गुणा। तो यही प्रोसेस इसमें करना है, जितने भी बैट है या बॉल है हमको उससे मतलब नहीं, अभी फिलहाल मतलब रहे किसे एक के लिए। तो आप पहले एक के लिए मानोगे, उसके बाद आप उसको समीकरण के रूप में बनाओगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो उसमें हमको पहले मानना पड़ेगा एक के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं।
माना अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक बल्ला है, बल्ला मतलब बैट जिसको आप खेलते हैं, ये क्रिकेट खेलते हो ना, विराट कोहली आपका फेवरेट होंगे, रोहित शर्मा फेवरेट होंगे, तो उनमें उनके लिए जो है बैट और बॉल दोनों की कीमत के लिए हमको समीकरण बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमको एक बैट के लिए और एक बॉल के लिए हमको बनाना है, मानना है कीमत। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। माना एक बैट का कीमत, माना एक बैट ने इसमें बल्ला दिया है तो आप बल्ला लिख लीजिए। एक बल्ला का कीमत x रुपए है, ठीक। अब एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत, इसको हमने मान लिया 12। ये कौन से अध्याय का है इसको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये देखते हैं कि आप इसको बता पाते हो कि नहीं। तो अब यहाँ पर बोला गया हमारे पास कितना, पहले स्थिति में कितना कितना गेंद खरीदने के लिए बोला है, 3 बल्ला खरीदना है और 6 गेंद खरीदना है और दोनों मिलाकर 39 रुपए दे रहे हैं। पहले स्थिति में देखिएगा प्रश्न अनुसार, अब बात समझिएगा, उसने कितना गेंद, पहले स्थिति में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा है, तो 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा है। तो मैं बोला था संख्या को उसके एक की कीमत से कर देना है गुणा, एक के लिए कितना लिख रहा है, बल्ले के लिए x, मतलब 3 खरीद रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x। वैसे ही गेंद खरीदा जा रहा है कितना, एक को खरीदा जा रहा है y, और कितना गेंद खरीदा जा रहा है 6, तो 6 के साथ किससे गुणा हो जाएगा y, और दोनों मिलाकर मतलब लग जाएगा यहाँ पर प्लस, दोनों मिलाकर बोला है मतलब यहाँ पर क्या लग जाएगा प्लस, दोनों मिलाकर हमको कितना रुपये देना पड़ रहा है, बराबर हो जाएगा 3900। ये हो गया हमारा पहला स्थिति का समीकरण। अब पुनः हमको आ जाना है उसी स्थिति में, पुनः हम कितना कितना गेंद और बल्ला खरीद रहे हैं, एक बल्ला और 2 गेंद खरीद रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक बल्ला और 2 गेंद खरीद रहे हैं, तो एक बल्ला को हम गुणा करेंगे किससे, x से, और 2 गेंद गुणा करेंगे किससे, y से, और दोनों मिलाकर हमको कितना रुपया देना पड़ रहा है, वो है हमारे पास 1300। तो बराबर में आ जाएगा कितना, 1300। तो ये जो समीकरण बना, ये जो समीकरण बना, यही दोनों समीकरण ही है हमारा आंसर, क्योंकि इसमें हल करने के लिए बोला है, सिर्फ बोला गया है इनके लिए हमको बनाना है समीकरण। तो इस तरीके से जो मिला वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही इजी है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमको मिला है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक ज्ञात करना है मतलब आपको बहुलक होता क्या है ये पता होना चाहिए। बहुलक मतलब क्या होता है, ऐसे संख्या या ऐसे आंकड़े जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है। एक बात याद रखिएगा, जितने बार होती है वो नहीं है, जो उतने बार आ रहा है वो होता है बहुलक। जैसे 2 5 बार आया है तो उसमें हम 5 को बहुलक नहीं कहेंगे, मतलब 5 बार आया तो 5 बहुलक है, ऐसा नहीं। कौन उतने बार आया, 5 बार सबसे ज्यादा आ रहा है, यदि 2 तो बहुलक कौन कहलाएगा, 2 कहलाएगा। तो आवृत्ति को ही हम बहुलक कर देते कभी कभी। तो याद रखिएगा, जो संख्या उतने बार आ रहा होगा वो होगा बहुलक, न कि जितने बार वो आ रहा है। वो आ रहा है वो क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। तो चलिए आंकड़े हमको क्या क्या दिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको निकालना है बहुलक। याद रखिएगा हमारा टारगेट है बहुलक, ये बहुलक हमको निकालना है। और आंकड़े हमको दिया है 25 9 69, 25 9 69। इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अंक यदि इधर उधर होगा मतलब आप नहीं बना पाओगे। 34 70 36, 34 70 36। अब अगला हमको मिला है 90 70 56, 90 70 56। और अगला मिला है उसके बाद 70 और 71। ये देखिए 70 और 71। अब इसमें सबसे अधिक बार कौन आया, देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन आया, 70 यहाँ पर, 70 यहाँ पर, यहाँ पर भी कौन आया है 70। 70 सबसे अधिक कितने बार आया है, 3 बार। क्योंकि इन आंकड़ों में इसको मैं जैसे लिख रहा हूँ आपको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं, आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हो। इन आंकड़ों में सबसे अधिक 3 बार, सबसे अधिक 3 बार कौन आया है, 70 आया है। जितने बार आया है वो नहीं, कौन उतने बार आया है उसको हम कहेंगे 70 आया है। अतः बहुलक, अतः बहुलक कौन होगा, 70 होगा। इस तरीके से आपको शब्दों में लिख देना है। आप चाहोगे तो आंकड़ों का अवरोही आरोही क्रम में जमा कर लिख सकते हो,
लेकिन बहुलक के लिए आपको अवरोही या आरोही क्रम में जमाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सीधे सीधे आपको दिखाई दे ही रहा है कि इसमें सबसे अधिक बार बना है 70, जमाने की जरूरत है नहीं, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इनको लिख देना है कि सबसे अधिक बार 70 आया, अतः इसका बहुलक क्या होगा 70 होगा। इस तरीके से आप बहुलक को भी ज्ञात कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें हमको मिला है सिद्ध कीजिए कि, अब हमारे पास आ गया 3 नंबर वाला क्वेश्चन, तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन को भी आज हम हल कर लेते हैं। अभी तक हम बना रहे हैं कितने नंबर वाला क्वेश्चन, 2 अंक वाला क्वेश्चन, अब हम बनाने वाले हैं 3 अंक वाला क्वेश्चन। तो 3 अंक वाला क्वेश्चन में हमको क्या क्या मिला है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमको मिला है यदि सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 6 का गुणज होता है। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 6 का गुणज होता है, ये जानने के लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन है उसको आपको मानना पड़ेगा। माना 3 क्रमागत संख्याएं सम संख्याएं 3 क्रमागत सम संख्याएं 2x धन 2 और 2x धन 4 है, समझिएगा। अब हम कितने अंक वाले पढ़ रहे हैं, 3 अंक वाले, तो 3 क्रमागत सम संख्याएं होंगे 2x धन 2, 2x धन 4। अब इस तरीके से जो हमको क्वेश्चन मिला, इनका योग जो है 6 का गुणज होगा, ये हमको बताना है। इनका योग तो हमको सीधे सीधे निकाल देना है इनका योग। अब इनका योग मतलब 2x धन 2 और 2x धन 4। याद रखिए कोई भी संख्या उसको सम बनाने के लिए हम 2 से गुणा करते हैं। अब 2 के बाद अगला सम संख्या, मान लो मैं एक सम संख्या ले लेता हूँ 4 के बाद अगला सम संख्या कौन आएगा 6, क्या जोड़े 2। अब उसके बाद अगला सम संख्या कौन आएगा 6 के बाद 8, उसमें हमने क्या किया 2 में कितना जोड़े थे 4, 4 में कितना जोड़े थे 2, तो आया था 6। अब 4 में हम और 4 जोड़ेंगे तब कौन आएगा 8, तो पहली संख्या में हमने 2 जोड़ा, फिर पहली संख्या में हमने कितने जोड़ा 4। इस तरीके से हमको 3 क्रमागत सम संख्या मिल गया। अब देखते हैं इन सब का योग, देखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x और 2x, इसको मिलाकर आ जाएगा हमारे पास 6x धन यहाँ पर का 2 और यहाँ पर का 4 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा 6। अब हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन है 6, तो 6 हमने कॉमन निकाला। अब बचा क्या हमारे पास x धन 6, सॉरी x 6 बाहर निकला तो यहाँ पर क्या बचा x, और 6 बाहर निकला तो कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा हमारे पास a। अब इसमें मैं बोला हूँ कि कोष्टक के अंदर जो भी संख्या है उसके लिए हमें कुछ संख्या मान लेना है। तो माना जो सीधा सीधा कोष्टक में उसके जगह मान लेना है ना, x धन 1 बराबर में हमने मान लिया m, जिसमें प्रत्येक m अवयव है किसका i का। i एक वास्तविक संख्या होता है जो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या पूर्णांक भी हो सकता है। तो m हमने मान लिया। अब यहाँ पर 6 तो पहले से बचा हुआ था, टोटल के हमने क्या माना m माना। अब हम देखते हैं m चाहे कुछ भी आए उसके साथ कौन दिखाई दे रहा है हमको 6, मतलब 6 जो है इस संख्या में क्या होगा 1 गुणज होगा, अतः 6 इन संख्याओं का 1 गुणज होगा। इन संख्याओं के योग का लिखना और अच्छा होगा कि योग का 1 गुणज होगा, इस तरीके से आप अतः लिख देना। आप चाहो तो यहीं पर प्रूफ हुआ कर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमको मिला है उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जाता है। अब समझिए, मान लो आप जिस रूम में बैठे हो उसी रूम में आपको एक खंभा रखना है जो उस रूम में सबसे बड़ा हो, तो आप क्या सोचेंगे कि ऊपर से लेके नीचे वाले कोने तक, समझिएगा ऊपर वाले कोने से लेके उस नीचे वाले कोने तक आपको रख देना है खंभा। एक बात याद रखिए, नीचे से नीचे वाले कोने तक भी जो लेके जाएंगे वो खंभा भी ऊपर से नीचे तक जो खंभा जाएगा उसके बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, ऊपर वाले कोने से नीचे वाले कोने तक ले जाना है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आकाशीय विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, आकाशीय विकर्ण। तो चलिए उस रूम का पहले हमको निकालना पड़ेगा, क्या क्या दिया गया है उसको देखते हैं। पहले हमको मिला है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो कमरे की क्वेश्चन नंबर 2, लंबाई हमको मिला है 10 मीटर और चौड़ाई हमको मिला है, लंबाई को हमने a से दर्शा दिया, चौड़ाई को हमने b से दर्शा दिया। चौड़ाई मिला है हमको 10 मीटर
और ऊंचाई हमको मिला है 5 मीटर। अब इस रूम में हमको रखना है बड़े से बड़ा खंभा, मतलब हमको निकालना पड़ेगा आकाशीय विकर्ण। क्या निकालना पड़ेगा? आकाशीय विकर्ण। अब ये देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग है, तो हमको करना पड़ेगा इसमें आकाशीय विकर्ण, मतलब ये कौन से आकार का होगा? घन की घनाभ। यदि लंबाई और चौड़ाई बस समान है लेकिन ऊंचाई अलग है, घन क्या होता है? जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होगा तभी घनाभ होगा, घन होगा। लेकिन इसमें तो लंबाई, चौड़ाई ये दोनों बराबर है लेकिन ऊंचाई बराबर है क्या? नहीं। मतलब हमको समझ में आ गया कि ये जो आकृति या ये जो रूम मिला है वो कौन से आकार का है? घनाभ के आकार का है। तो आकाशीय विकर्ण, घनाभ के आकाशीय विकर्ण सूत्र क्या होता है? कर्णी के अंदर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग, और यही मान को रहता हमारा क्या? घन। तो क्या होता? ए कर्णी के अंदर 3 या कर्णी 3 ए, मतलब दोनों का सूत्र अलग अलग है। तो चलिए अब मान रखना है हमको। ए का वर्ग मतलब 10 का वर्ग, बी का वर्ग मतलब फिर से 10 का वर्ग, सी का वर्ग मतलब फिर से 5 का वर्ग। देखिए ए और बी का मान समान है और सी का मान क्या है? 5 का वर्ग। अब आगे बढ़ते हैं। 10 का वर्ग होता है 100, फिर से 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और 5 का वर्ग हो जाएगा कितना? 25। तो 100 और 100 मिला के हो जाएगा 200 और 200 और 25 को मिला के हो जाएगा 225। और 225 का कर्णी क्या होता है? ये होता है 15 मीटर। तो बड़े से बड़े खंभे या बड़े से बड़े लकड़ी की लंबाई क्या होगा? 15 मीटर होगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप चाहो तो यहाँ पर आकाशीय विकर्ण ना लिख के लिख सकते हो बड़े से बड़े खंभा, ऐसे लिख सकते हो, बड़े से बड़े खंभा भी लिख सकते हो, बड़े से बड़े खंभा। तो आप इस तरीके से इसको आसानी से बना सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 15 मीटर। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको मिला है, यदि बहुपद px बराबर 3x का वर्ग ऋण 4x का वर्ग 3x का क्यूब ऋण 4x का वर्ग धन 17 हो तो p-1, p0 और p1 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको एक बार x का मान 1 रखना है, एक बार -1 रखना है और एक बार रखना है 0। मतलब एक बात याद रहेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक मान रख रहे हैं, उसके लिए हमको एक एक नंबर मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। px बहुपद में मिला है हमको, एक बहुपद मिला है px, जिसका मान मिला है 3x का क्यूब ऋण 4x का वर्ग, 3x का क्यूब ऋण 4x का वर्ग धन 17। अब इसमें हमको क्या क्या मान रखना है? एक बार रखना है p-1, p-1, p0 और p+1। तो हम पहले रखेंगे p-1 का मान। तो देखिए p-1 रखेंगे क्या होगा? p-1। तो जहां पर x है वहां पर रखते जाना है हमको -1। ध्यान से समझिए, जहां पर x है वहां पर क्या रखते जाना है? -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का 3 और x का क्यूब मतलब ऋण 1 का क्यूब, माइनस का माइनस लीजिए, यहाँ पर 4 का 4 लीजिए और x का वर्ग मतलब ऋण 1 का वर्ग। अब देखिए धन 17, इसको हम लिखेंगे जो बचे धन 17। अब देखिए 3 ऋण 1 का क्यूब है तो ऋण 1 गुना ऋण 1 गुना ऋण 1 करेंगे, तो आप आसानी से इसको कर दो सीधा सीधा, ऋण 1 गुना ऋण 1 गुना ऋण 1। अब यहाँ पर ऋण है तो ऋण 4 का ऋण 4 लीजिए। अब ऋण 1 का वर्ग है मतलब ऋण 1 का 2 बार गुना, तो ये हो जाएगा ऋण 1 गुना ऋण 1। अब धन में बचा हमारे पास 17, इसको हमने लिख दिया धन 17। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऋण 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 कितने बार आया? 3 बार। तो गुणा करके देखिए, ऋण ऋण का गुना धन, धन ऋण का गुना ऋण, मतलब अंतिम में हमको क्या बचा हमारे पास? ऋण 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो अंतिम में हमारे पास क्या बच गया? ऋण 3। अब यहाँ पर देखिए ऋण ऋण का गुणा धन, फिर ऋण और धन और ऋण का गुणा ऋण, मतलब हमारे पास यहाँ पर फिर से क्या बच गया? ऋण 4 एकम 4, 4 एकम 4। ये आ गया हमारे पास ऋण 4 और धन हमारे पास बचा है यहाँ पर 17। अब हम देखते हैं ये दोनों समान बिरादरी वाले हैं, मतलब ये समान चिन्ह वाले हैं, तो इसको हम जोड़ेंगे और जो असमान चिन्ह है उसमें घटा देंगे। तो ऋण 3 और ऋण 4 मिलाकर हो जाएगा ऋण 7 और ऋण 7 को जब हम 17 में जोड़ेंगे या घटाएंगे क्योंकि इसका चिन्ह माइनस है, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 17 में 7 घटा आ जाएगा 10, क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या लगे तो सिर्फ हमारे पास आएगा 10। तो इस तरीके से ऋण 1 का आंसर आ गया 10। अब हम रखते हैं p0, अगर जहां पर x है वहां पर क्या रखते जाना है? 0 रखते जाना है। तो चलिए 3x का क्यूब मतलब 3, 0 का क्यूब ऋण 4, x का वर्ग मतलब 0 का वर्ग धन, ये हो जाएगा हमारे पास 17। अब इसमें आपको ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, 0 का वर्ग है, इसके साथ गुना हो रहा है तो इसका मान सीधा सीधा 0, इसका मान भी सीधा सीधा 0
और ए बच गया हमारे पास 17, मतलब इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा हमारे पास 17। मतलब 0 यदि कोई संख्या के साथ गुणा हो रहा होता है तो वो उस संख्या के मान को कर देता है 0, तो इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 17। अब चलिए हम मान रखते हैं किसका p, अब वहां पर रखना है हमारे पास क्या दिया गया है a, तो अब आगे बढ़ते हैं। 3 का हो गया 3, अब x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब ऋण 4 का हो गया 4, x का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, धन में बचा हमारे पास 17। अब एक बात समझिए, ये यदि धन में है तो हमको यदि किसी संख्या के साथ एक का जितने बार भी गुणा करेंगे वो तो सिर्फ वही संख्या आएगा जो उसके साथ गुणा कर रहा है। मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा हम कितने बार भी करेंगे हमारे पास आएगा 1, और उसके साथ कौन गुणा कर रहा है 3, मतलब 3 एकम 3। सीधी सीधी बात है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 3, वैसे यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17। अब देखते हैं 17 और 3 का चिन्ह है समान, तो 17 और 3 20, और 4 का चिन्ह है असमान, तो इसको हम घटाएंगे तो 17 3 20 घटा 4, ये हो जाएगा हमारे पास 16। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 16। तो इस तरीके से इसका आंसर आया हमारे पास 10, और इस मान का आंसर आया हमारे पास 17, और इस मान का आंसर आया कितना 16। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो हमको मिला है वर्ग समीकरण 9x का वर्ग धन 7x ऋण 2 बराबर 0 को हल कीजिए। ये हमारा अध्याय 3 का क्वेश्चन, जिसमें हमको वर्ग समीकरण दिया है और उसको हल करना है, मतलब x का मान निकालना है। तो मध्य पद को तोड़कर x का मान निकालने वाला फॉर्मूला इसमें बना है 9x का वर्ग धन 9x का वर्ग धन 7x ऋण 2 बराबर 0। इसको करना है हमको हल करना है, मतलब x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है x का। अब इसके लिए हमारे पास प्रोसेस क्या करता है, पहले और अंतिम का गुणा, पहले और अंतिम का जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऋण 18x का वर्ग। ध्यान से समझिएगा, इसको और डिटेल में जानना है तो अध्याय 3 में मैं इसके लिए डिटेल वीडियो डाल देता हूँ, आप वहाँ पर जाके जरूर वीडियो देखिएगा। आपको बहुत ही डिटेल में इसको बताऊँ कि आपको संख्या किस तरीके से सोचना होता है। 9 और 2 का गुणनफल हो गया ऋण 18, और 7 के हम सोचेंगे अंतर, तो ऐसी तो संख्या का अंतर सोचना है जिनको घटाने पर आता है 7 और गुणा करने पर आता है 18। तो संख्या क्या होगा 9 ऋण 2, 9 में 2 घटाने पर आएगा 9 ऋण 2 का मान 7, और 9 और 2 को गुणा करने पर कितना आएगा हमारे पास ऋण 18, मतलब जोड़ा कौन होगा 9 ऋण 2। तो चलिए ये हो जाएगा हमारा 9x का वर्ग धन 7 के हमने नया संख्या जो सोचा वो कौन है 9 ऋण 2, क्या है 9 ऋण 2, और बाहर में हमारे पास बचा है पहले से x, ऋण में बचा हमारे पास 2 और बराबर में बचा हमारे पास 0। अब देखते हैं 9x का वर्ग हमने जो तो लिख दिया, x को अंदर गुणा करेंगे साथ ही साथ धन को भी अंदर गुणा करेंगे, धन धन का गुणा हो जाएगा धन, 9 गुणा x करेंगे तो हो जाएगा 9x, धन का गुणा ऋण 2 गुणा x करेंगे तो हो जाएगा 2x, ऋण में बचा हमारे पास 2 और बराबर में आएगा हमारे पास 0। अब देखते हैं यहाँ पर पदों की संख्या हो गया 4, तो दो पदों को हम बनाते हैं जोड़ा। अब देखते हैं इनमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है हमको 9x जब कॉमन निकला तो यहाँ पर बचा हमारे पास x और यहाँ पर बचा धन, यहाँ से टोटल संख्या बाहर निकला है, कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पर हमको 0 नहीं लिख देना है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा a। अब अगला क्वेश्चन में हमको बचाना है x धन 1। पहला क्वेश्चन में जो संख्या प्राप्त हुआ वही संख्या अगला क्वेश्चन में भी प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर पहले संख्या का अगला क्वेश्चन में आप जो तो लिख सकते हो। अब ये देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे तब x धन 1 बचेगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर सिर्फ आपको बचाना है x, मतलब कौन निकलेगा बाहर, यहाँ से ऋण 2 बाहर निकलेगा और बराबर में हमारे पास बन गया 0। तो यहाँ पर जो संख्या 2 बार है उसको लिख देना है 1 बार, तो ये हमने लिख दिया x धन 1, जो 2 बार था उसको हमने लिख दिया 1 बार। और अगला क्वेश्चन में हमारे पास बचा 9x ऋण 2, क्या बचा 9x ऋण 2 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ तक आपको हल करने के बाद पहले के बराबर भी 0 रख देना है और दूसरे के बराबर भी 0 रख देना है। ध्यान दीजिए, पहले के बराबर भी 0 और दूसरे के बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x मान लग गया ऋण 1, एक आंसर तो हो गया। यहाँ पर से ऋण 1 कैसा आया, धन 1 था शामिल किए ऋण 1 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 9x बराबर हो जाएगा पहले 2, ऋण 2 इधर आके धन 2 हुआ, और x मान जब निकालेंगे तो 9 गुणा कर रहा है, उधर जाके करेगा भाग, तो 2 बटा जाएगा हमारे पास 9। तो एक आंसर हमको यहाँ पर मिला x बराबर ऋण 1 और x बराबर मिला 2 बटा 9। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन भी आसानी से बना सकते हो। तो आपको मैंने आज 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला क्वेश्चन बता दिया।
आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करके हेल्प करिए ताकि उनका भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से नंबर आ सके। थैंक यू।